Assalamualaikum viewers, hope so you all will be fine, safe and secure at your home. And today I am back with another interesting video that is totally about scholarship, HEC need based scholarship. So वीडियो स्टार्ट करते हैं और आई एम ट्राइंग टू यूज़ मच मोर उर्दू because the number of people were requesting that they can't understand English and they can't benefit out of the video. So I am trying to use much more Urdu in explaining the things and the reason behind those things. Okay, ये जो स्कॉलरशिप है ये टोटली मेरिट बेस है और इसमें जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सारा इन्वेस्टिगेट होगा और जब प्रॉपर ऑथेंटिकेशन हो जाएगी कि स्टूडेंट ने जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट ने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू है या वो फेक है, फॉल्स है, तो तब तक आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि ये इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के बाद आपको एक इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ेगा और उस इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आपको इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट करा जाएगा. ओके, किस सूरत में आप अगर आपका जो है स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है, वो अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, अगर आपको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, अगर आप कोई भी किसी भी किस्म की क्रिमिनल और पॉलिटिकल फील्ड में पाए गए या आप इस तरह के किसी भी सिनेरियो में मिले कि आप यू आर डूइंग रॉन्ग समथिंग, सो ये स्कॉलरशिप आपका रुक सकता है. और उसके अलावा अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आपने कोई और स्कॉलरशिप या लोन आप ले रहे हुए, लाइक अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग एसआर स्कॉलरशिप एंड मोरा स्कॉलरशिप एंड एनी अदर स्कॉलरशिप, सो आपका ये स्कॉलरशिप आप इस स्कॉलरशिप से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. एंड ये सारी चीज़ें हैं और इसमें अगर आप ले भी देते हैं स्कॉलरशिप तो आपको वो उसको रिफ़ंड करना पड़ेगा और जो पेनल्टी है वो भी आपको डलेगी, लाइक आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा इसका अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप पकड़े जाते हैं. ओके, आगे चलते हैं. इसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं. इंस्ट्रक्शन, लेट मी जूम सो दैट यू पीपल कैन क्लियरली सी. इंस्ट्रक्शंस क्या हैं इसको फिल करने की. सबसे पहले आपने ब्लैक बाल पॉइंट से इसको फिल करना है और कैपिटल लेटर्स राइट करने हैं. अगर आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकता है. सो प्लीज़ इन इंस्ट्रक्शंस को माइंड में रखिएगा ताकि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें. ब्लैक बाल पॉइंट से आपने इसको फिल करना है और इट शुड टोटली इन कैपिटल लेटर्स. और सबसे पहले एप्लीकेशन को केयरफुली रीड करना है. मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म की पहले जो कॉपी करवाएं उस कॉपी की एक और कॉपी करवाएं और उसको एज अ रफ ड्राफ्ट आप उसे फिल कर लें और फिर उससे देखकर अपना ओरिजिनल ड्राफ्ट को फिल करें ताकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो वो रफ वाले पे हो जाए, ओरिजिनल पे ना हो. ठीक है, और उसके बाद आपने एक फ़ोटो कॉपी लेनी है और उसको उस फॉर्म की और देख लेना है कि एवरीथिंग इज़ करेक्ट एंड फाइनल. सो उसके बाद आपने जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है एडमिशन ऑफिस में आपने जो दिया था, जो एडमिशन ऑफिस और जो फोकल पर्सन है, लाइक आपकी यूनिवर्सिटी में जो फोकल पर्सन इसको कलेक्ट कर रहा है उसको आपने ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा देना है. ठीक है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए, कम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, लाइक समझ आ रही हो सब, ये ना हो कि आपने सब चीज़ें मिंगल करी हुई हो, कुछ भी समझ ना आ रहा हो. और उसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट में लगती है या आपको लगता है ये मैंने चीज़ मिस कर दी है, सो यू शुड सीक हेल्प फ्रॉम योर फोकल पर्सन. लाइक आपके डिपार्टमेंट से अगर कोई बंदा ये कलेक्ट कर रहा है तो आपको उससे मिलना चाहिए कि मेरा ये मसला हो गया, ताकि उसके नोटिस में ये बात हो. उसके बाद आपने चेक लिस्ट, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में एक चेक लिस्ट दी जाएगी. आपने मेक श्योर करना है कि आपने सब चीज़ें लगाई हैं साथ और आगे टिक करा हुआ है. अगर तो नहीं तो वहीं से आपको पता चल जाएगा मेरी ये चीज़ नहीं है या है या क्या मसला है. वो चेक लिस्ट आपने ज़रूर से टिक मार्क करना है और तमाम सवालों के जवाब देने हैं. और जहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है वहाँ पर आपने N/A लिखना है लाजमी. ओके,
आगे चलते हैं, हमारे पास इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की चेकलिस्ट कैसे आएगी। वो इस तरह से है, कॉपीज ऑफ कंप्यूटराइज NIC ऑफ फादर मदर गार्डियन। इनकी आपने फादर की अगर आप लगा देंगे साथ, आपने आगे टिक कर देना है, फिर मदर की लगानी है, फिर टिक कर देना है, फिर गार्डियन जो भी आपका गार्डियन है, लाइक आपके मामू हैं हु इज सपोर्टिंग यू, अगर आपके कोई भी रिलेटिव में कोई आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपने उसकी कॉपी लगा के आगे टिक करना है। ये चेकलिस्ट है आपकी एप्लीकेशन की। उसके बाद सैलरी इनकम सर्टिफिकेट्स लगाने हैं आपने, पेंशन आ रही है, बैंक स्टेटमेंट है, या कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप कर रहे हैं, फादर कर रहे हैं, आपका कोई गार्डियन मदर जिसका भी आप वो लगा रहे हैं, आपने इनकी वो आगे उनकी इनकम की वो कॉपी लगाकर और उसको टिक करना है। उसके बाद जो आपने लास्ट मंथ यूटिलिटी बिल्स आपने पे किए हैं, आपने उसकी भी कॉपी लगानी है। इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो आपने बिल पे किए हैं वो आपने उनकी कॉपीज़ लगानी है, वाटर, टेलीफोन, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, और आगे इसको बॉक्स को टिक करते जाना है। उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रेंट एग्रीमेंट इफ़ एप्लीकेबल, अगर इफ़ एप्लीकेबल लाइक अगर आपके पास वो है तो आपने वो लगाने, अगर वो नहीं है तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट इट्स नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपने अपनी जो आपने फ़ी दी है बहुत रिसेंटली अपनी या अपने बहन भाइयों की सिबलिंग्स की जो फ़ी दी है, आपने उसको उसकी कॉपी लगानी है साथ। और उसके बाद आपने मेडिकल बिल्स जो हैं आपके एक्सपेंडिचर, जो आपके अगर घर में मदर या फादर कोई भी बीमार है तो उनके मेडिकल बिल्स तो जाहिर बात है आपके बनते होंगे ना, तो आपने उनके मेडिकल बिल्स को भी साथ अटैच करना है। और उसके बाद आपने जो अपने स्कॉलरशिप अगर कोई प्रीवियसली लिया है तो आपने उसकी कॉपी अटैच करनी है, अगर लिया है तो करना है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नोट एप्लीकेबल यहाँ पे आप N/E लिख दीजिएगा। आफ्टर देन दैट आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रीजन टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप वो अटैच करनी है साथ, कि आपकी रीज़न क्या है, आप क्यों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जब ये सारा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आपने चेक करना है सेक्शन A कंप्लीट है, अगर कंप्लीट है इसमें आपकी पर्सनल और फैमिली इन्फॉर्मेशन है तो आपने इसको इस बॉक्स को टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन B है कॉमुलेटिव इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ, पेरेंट एंड गार्डियन एसेट, जो एसेट प्रॉपर्टी वगैरह होगी वो देख लेना। सेक्शन B आपने कंप्लीट कर लिया है, डॉक्यूमेंट जाके चेक करने, अगर कंप्लीट है तो यहाँ पे आके टिक करना है। देन सेक्शन C, उसमें आपने फाइनेंशियल अरेंजमेंट फॉर करंट ईयर्स लिखनी है, अगर वो कंप्लीट है तो आपने यहाँ पे आके टिक कर देना है। देन आता है 4th नंबर पर एजुकेशनल रिकॉर्ड, अगर वो आपका कंप्लीट है सेक्शन D में और कॉपीज अटैच कर दी हुई है तो आपने यहाँ पर आके टिक कर देना। ओके इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डू एंड डू नॉट, लाइक डू डोंट्स होते हैं हर चीज़ के, कि आपको क्या करना है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, आपको क्या नहीं करना। सो डू में हमारे पास आ जाता है सेंड योर एप्लीकेशन बाय पोस्ट और सबमिट बाय हैंड टू द स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस और फोकल पर्सन। आपने इसको या तो पोस्ट करना है या आपने इसको फाइनेंशियल एड ऑफिस और जो भी आपका फोकल पर्सन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और एनी अदर पर्सन, आपने उसको बाय हैंड सबमिट करवाना है। आफ्टर देन दैट आपने इसको राइट ऑर्डर में अपने एप्लीकेशंस को प्लेस करना है, लाइक सेक्शन A सेक्शन D की जगह पे नहीं होना चाहिए, सेक्शन A के बाद सेक्शन B ही आना चाहिए आपका। आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी एप्लीकेशन को ठीक तरह से लगाया है या नहीं लगाया। सेक्शन A की प्लेस पे हो, B देन C देन D, इस तरह नहीं होना चाहिए दैट फर्स्ट यू आर अटैचिंग सेक्शन D देन यू आर अटैचिंग सेक्शन C देन यू आर अटैचिंग सेक्शन B एंड एट द एंड जस्ट अटैचिंग सेक्शन A। नो, इसको राइट ऑर्डर में आपने प्लेस करना है 1 to 10 तक। देन आता है आपने सारी अमाउंट पाक में लिखनी है, पाक RS में लिखनी है, कोई और करेंसी यूज़ नहीं करनी। एंड आपने अपने पेरेंट्स गार्डियन से फाइनेंशियल डाटा की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी के लिए उनसे कंसल्ट करना है, खुद से ही सारा मटेरियल और चीज़ें नहीं लिख देनी, क्योंकि उन्हें बेटर पता होता है आपके फाइनेंशियल डाटा के बारे में, तो आप उनसे अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए उनसे कंसल्ट करेंगे। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, तो आपने उसको कैपिटल लेटर में लिखना है NA, दैट मीन नॉट एप्लीकेबल। ओके, देन डू नॉट क्या है इसके, वो है जी कि आपने अगर कोई भी प्रोवाइड फॉल्स, वेग, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन
नहीं देनी, ठीक है। और अगर आप इसको देते हुए आप अगर स्कॉलरशिप आपने फर्ज करें ले भी लिया और दरमियान में पता चल जाता है कि आपकी ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, कोई बता देता है, आपकी कंप्लेन कर देता है, तो आपको वो पेनल्टी भी पड़ेगी और आपको वो सारी की सारी अमाउंट उन्हें रिटर्न भी करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ अवॉइड दिस थिंग। ओवर राइटिंग नहीं चलेगी, स्क्रैच नहीं चलेंगे, और स्कॉलरशिप को आपने डायरेक्टली HEC को सेंड नहीं करना, उनकी नंबर पर या वेबसाइट पर या उनके पोस्ट एड्रेस पर नहीं सेंड करना आपने। सो प्लीज़ आपने ये अपने डिपार्टमेंट को सबमिट करवाना है। ओवर राइटिंग में क्या आ जाएगा, आप कुछ लिख रहे हैं, आपको लगता है ओहो ये रॉन्ग हो गया, आपने उस पर ओवर राइट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ये कुछ स्कॉलरशिप में होता है कि वो कहते हैं अगर आपसे ओवरराइट मिस्टेकनली हो गया तो आप उस पर हल्की सी लाइन लगाएं, करेक्ट लिख के आगे अपने साइन कर दें। कुछ लोग स्कॉलरशिप डिमांड करते हैं, अदरवाइज मोस्टली ओवरराइट हो तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्लीज़ यही सजेस्ट करूँगी कि एक रफ कॉपी बनाएं, पहले उस पर अपना सारा कुछ लिखें, फिर इधर आएँ ओरिजिनल ड्राफ्ट पर इसको करें। ओके, अब आता है जी स्कॉलरशिप का फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट। सबसे पहले आपने नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी लिखना है, देन डिग्री टाइटल प्रोग्राम लिखना है, और देन रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिखना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, आपने ये सारी चीज़ें सेम है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले इसका तरीकाकार समझ लें कि किस तरह से करना है और क्या इसका प्रोसीजर है। रजिस्ट्रेशन नंबर वो होता है जो यूनिवर्सिटी आपको असाइन करती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, और आफ्टर 1 or 2 month और 3 month और आफ्टर 1 semester ऑफ योर इनरोलमेंट इन द यूनिवर्सिटी। या रोल नंबर आप लिखेंगे या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, और एप्लीकेंट का नेम लिखना है यहाँ पर, और उसके बाद आपका जेंडर आ जाएगा, मेल फीमेल, आपने वो इसमें बॉक्स में टिक कर देना है। आफ्टर देन दैट आपने अगर आप मेल है तो आप मेल पे टिक करेंगे, और अगर आप फीमेल है तो आप फीमेल पे टिक करेंगे। ओके, देन आपने अपना NSC नंबर लिखना है, एप्लीकेंट नादरा यहाँ पर वो आप लिखेंगे, और मैरिटल स्टेटस लिखना है। अगर आप सिंगल है तो सिंगल पे टिक करेंगे, टिक आपका बॉक्स के अंदर होना चाहिए। एंड आई एम यूजिंग हियर अनदर पेंसिल सो इट्स गेटिंग आउट ऑफ द बॉक्स। और डाइवोर्स वट एवर योर स्टेटस इज आप उस पर टिक कर देंगे जो भी आपका आएगा। ओके, आफ्टर देन दैट आपने अपनी एज लिखनी है यहाँ पे। लेट सपोज योर एज इज 20, तो आप यहाँ पे 20 राइट कर देंगे। डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, डोमिसाइल का सिटी लिखना है, कौन सा है आपका सिटी, पंजाब वट एवर द सिटी आपने जिसका भी डोमिसाइल बनाया आप वो यहाँ पे राइट कर देंगे। उसके बाद आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं, और आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है जहाँ पे आप मतलब इन फ्यूचर रहते रहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का परमानेंट भी वही होता है, प्रेजेंट भी वही होता है, लेकिन कुछ लोग स्टडीज़ के लिए माइग्रेशन करके आए होते हैं और अपना फिर वो परमानेंट एड्रेस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपने यहाँ पे अपना जो जहाँ आप रह रहे हैं वो प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, और जहाँ जो आपका परमानेंट है वो भी लिखना है। और अगर आप करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो आप येस पे टिक कर देंगे, और अगर आप नहीं कर रहे तो आप नो पे टिक कर देंगे। ओके, इफ योर आंसर इज यस टू सेक्शन 8 कंप्लीट द सेक्शंस 8 to 10। अगर आप कहते हैं कि जी मैं वर्किंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपने फिर यहाँ पर नीचे की सारी जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी है उसको फिल करना है। उसका तरीक़ेकार क्या है वो भी मैं अभी आपको बता देती हूँ। आपने अगर फ़र्ज़ करें आपने टिक किया है कि आप काम कर रहे हैं अभी, तो आपने अपना डेजिग्नेशन बताना है यहाँ पे। लाइक आप कहीं पर फाइनेंशियल एड ऑफिसर हैं, लाइक आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में हैं, आप कोई टीचर हैं, वट एवर यू आर करेंटली, आपने अपना वो डेजिग्नेशन यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको जो एम्प्लॉयर है आपकी कंपनी का उसका नेम बताएं, और आपने अपनी इनकम लिखनी है, 20 है, 25 है, 30 है, 10 है, जो भी है, ठीक है। सो ये इसके बाद आपने अपनी इनकम वाले दोनों बॉक्स फिल कर लेने हैं। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करना है। और जो आपके साथ अभी करंटली फैमिली मेम्बर्स रह रहे हैं आपने उनके नाम लिख देने हैं। लाइक आपके साथ 2 लोग रह रहे हैं आपने उनके नाम लिख देने हैं, 4 रह रहे हैं तो 4 के लिख देने हैं, 5 रह रहे हैं तो 5 के लिख देने हैं। रिलेशनशिप लिखना है, ब्रदर है, सिस्टर है, जो भी आपके साथ रह रहे हैं आपने उनके साथ रिलेशनशिप लिख देना है। मैरिटल स्टेटस लिख देना है, सिंगल है, मैरिड है वो लिख देना है। उसके बाद रिमार्क्स जो भी आप उनके बारे में
बात करना चाहें या वट एवर यू आर फीलिंग फ्री टू शेयर, वो आप आगे रिमार्क्स में ऐड कर देंगे। उसके बाद आपने अपने फैमिली मेम्बर्स जो अर्निंग है, जो अभी कमा रहे हैं उनके बारे में लिखना है, जो अर्निंग हैंड्स है उनका लिखना है। उनके बारे में आप अगर आपके फादर हैं तो आप अपने फादर के बारे में यहाँ लिखेंगे। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ज़रूरी नहीं है सबके 4 ही होंगे, तो ये 4 बॉक्स हैं तो चारों के चारों फिल करने हैं। नो इट इज़ नॉट सो। 1 है तो 1 लिख दें, 2 हैं तो 2 लिखें। फैमिली मेम्बर का नेम, रिलेशनशिप बताएंगे, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, लाइक वो क्या काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है या फिर लेबर में है या फिर वो कहीं पे वर्किंग कर रहे हैं किसी के पास। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखना है उनका क्या है वहाँ पे, और उनकी मंथली अर्निंग कितनी है, और आगे रिमार्क्स लिख देने। और फिर उसके बाद टोटल मंथली इनकम उनकी यहाँ पे पाक रुपीज़ में आपने राइट कर देनी है। आफ्टर देन दैट उसके बाद ब्रदर सिस्टर चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर स्टडिंग, जो बहन भाई आपके पढ़ रहे हैं, आपने उनके साथ अपना उनके नेम लिखने और रिलेशन लिखने हैं अपना एप्लीकेंट के साथ। और उनके बाद नेम और एड्रेस उस इंस्टीट्यूट, लाइक आपका भाई है, लाइक फॉर एग्जांपल वट एवर द नेम इज़, एनोनिमस लगा लें, उसका रिलेशन है आपके साथ सिस्टर, और आपने इसका इंस्टीट्यूट लिख देना, लाइक ही और शी स्टडिंग इन सुपीरियर स्कूल और पंजाब कॉलेज, वट एवर द कॉलेज और इंस्टीट्यूट इज़। और कि आपने आगे पर मंथ की फ़ी लिख देनी है और कितनी है, और आफ्टर उसके बाद आपने जितने भी बहन भाई हैं उनके टोटल फी और ट्यूशन चार्जेस एट द एंड टोटल करके नीचे लिख देने हैं सेक्शन 15A में, ठीक है, यहाँ पर 15A में। देन फादर नेम लिखना है आपने, फादर का CNIC नंबर लिखना है यहाँ पे, उनका स्टेटस लिखना है, अलाइव हैं, डिसीज हैं, सेपरेटेड हैं या डाइवोर्स हैं, ठीक है, जो भी स्टेटस है आपने उनका वो टिक कर देना है। प्रोफेशनल स्टेटस लिखना है, रिटायर्ड तो नहीं है, एम्प्लॉयड हैं तो वो टिक कर दें, अगर वो बिजनेस चला रहे हैं कोई तो वो टिक कर देना है। कंपनी का नेम लिखना है जिसके पास वो काम कर रहे हैं, और अगर वो खुद कर रहे हैं वट एवर। फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन की टाइप लिखनी है, और NTN होता है उनका नंबर 1 वो लिखना है। डेजिग्नेशन लिखनी है, ग्रेड है मतलब 14 ग्रेड पे, 12 ग्रेड पे, 2 ग्रेड पे, 3 पे, 10 पे, वट एवर द ग्रेड इज़ वो आपने यहाँ पे लिखना है। मंथली इनकम लिखनी है, और टोटल नेट मंथली इनकम जो वो घर दे रहे हैं वो आपने इस सेक्शन में राइट करनी है। आफ्टर देन दैट अगर कोई सपोर्टिंग पर्सन है, लाइक आपके मम्मा पापा भाई या रिलेटिव आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने 24 सेक्शन में उसका नेम, रिलेशनशिप लिख देना है, ऑक्यूपेशन और उसका डेजिग्नेशन लिख देना है, और वो कितनी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं मंथली वो भी आपने पाक रुपीज़ में लिख देनी है। एसेट इनकम है मंथली बेसिस पे आपकी प्रॉपर्टी का रेंट, लाइक आप किसी आपने घर लिया हुआ है और वो किराए पर है तो आपने वो लिख देना है यहाँ पर मंथली वो कितना आपका वो इनकम सोर्स उसकी आ रही है। लैंड लीज, अगर वो कोई ठेके पे आपने ज़मीन ली हुई है, कोई बैंक डिपॉजिट है, कोई शेयर्स हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, या कुछ भी अदर आपने लोन, अपनी इंश्योरेंस वट एवर यू हैव डिड, और वो आपने यहाँ पर अपनी पूरी उसको लिख देना है। उसका एंड पर टोटल करके भी लिखना है। टोटल फैमिली की मंथली इनकम कितनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। देखें ये पूरी की पूरी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे तो आप स्कॉलरशिप के अहल हो, अदरवाइज अगर आप इसमें से कोई भी गड़बड़ करते हो या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो आप इसके अहल नहीं होंगे, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो फैमिली मेम्बर्स के नेम यहाँ पे आएंगे, रिलेशनशिप लिखने हैं और उसकी वो एसेट्स इनकी इनकम कितनी हो रही है और मंथली ग्रोथ कितनी हो रही है, मंथली नेट जो कि घर में मतलब जो घर वो लेके जा रहे हैं पे अर्निंग है उनकी वो कितनी है। तो आपने वो यहाँ पे सब बॉक्स फिल कर देनी है। एक बंदा फैमिली से अर्न कर रहा है वो लिख दें, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। उसके बाद एप्लीकेंट की मंथली अर्निंग क्या है, एप्लीकेंट की मंथली नेट टेक होम पे क्या है वो राइट करेंगे अगर है तो, अदरवाइज नोट एप्लीकेबल लिख देंगे। टोटल मंथली इनकम आपने पाक रुपीज़ में लिखनी है, टोटल एनुअल इनकम आपने वो भी पाक रुपीज़ में लिखनी है। उसके बाद फैमिली एक्सपेंडिचर, लाइक आपके पास आप घर किस तरह का विलेज हाउस है, टाउन हाउस है, बेंगलो है, रेंट पर है, गवर्नमेंट का है, फैमिली का खुद का है, या रेंट पर वो पे कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, सेल्फ पेमेंट कर रहे हैं, या कोई भी अदर में जो भी अपार्टमेंट है, फ्लैट है, वो आपने टिक कर देना है।
ठीक है। अगर आपका बेंगलोर है तो फिर तो आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत ही नहीं है ना। सो प्लीज़ टेक रेलेवेंट थिंग। उसके बाद आपने अपना हाउस का प्लॉट साइज लिखना है, लाइक कितना वो 9 मरला है, 10 है, 12 है, 14 है, 20 है, जितना भी है। और कवर्ड एरिया जितना आपने, मतलब एक तो होता है ना आपकी बहुत बड़ी खुली ज़मीन होती है, लेकिन आपने वो लिखनी है जो कवर्ड एरिया, जिस पे जितनी छत के नीचे आप रह रहे हैं। लाइक बाकी अगर सारी की सारी खाली पड़ी है तो यू वुड नॉट राइट दैट। कवर्ड एरिया लिखना है आपने, उसमें कितना वो है कवर्ड एरिया में। अकोमोडेशन, लोकेशन, एड्रेस लिखना है। नंबर्स ऑफ बेडरूम्स लिखना है कि 1 से 2 कमरों का घर है, 2 से 4 है, या 4 से 6 है, या 6 से भी ज़्यादा है। एयर कंडीशनर कितने हैं उसमें, और मंथली रेंट कितना है, एनुअल रेंट कितना है, वो आपने लिख देना है। एनी अदर हाउस फ्लैट ओन बाय द पेरेंट गार्डियन, अगर आपके पेरेंट्स और गार्डियन में से किसी का भी कोई और घर है किसी भी लोकेशन पे, तो आपने वो उसका लोकेशन और उसका साइज़ आपने वो मरलाज में वो भी लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद लास्ट मंथ की यूटिलिटीज़ पेड, आपने टेलीफोन का बिल पे किया था वो, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, वो सब कुछ लिख के आपने, और उसकी एवरेज पर मंथ एक्सपेंडिचर वो यहाँ पे 32 में 31 में राइट कर देनी है। मेडिकल एक्सपेंडिचर आपने वो लास्ट 6 मंथ में जितने भी हुए हैं उसके एवरेज निकाल के वो यहाँ पे आगे लिख देने हैं। और टोटल फैमिली एक्सपेंडिचर, आपके पूरे फैमिली के कितने अखराजात हैं वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं। लाइक आपकी एजुकेशन पे कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, आपके अकोमोडेशन पे कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा आ रहा है, आपने वो लिखना है। आपकी यूटिलिटीज़ पे कितना आ रहा है, और आपके मेडिकल पर कितना आ रहा है, आपके टोटली मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, और एनुअल कितना है। ये सारा कुछ आप करके अपना आप यहाँ पे टोटल लिखेंगे। देन सेक्शन 29A है, टोटल मंथली इनकम आपकी इतनी है वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। एक्सपेंडिचर, टोटल महीने का खर्चा कितना है वो राइट करेंगे, और फिर आप इसकी नेट मंथली डिस्पोजेबल इनकम वो यहाँ पे राइट करेंगे। आगे मूव करते हैं। आपका टोटल एनुअल इनकम कितनी आती है, मंथली तो आपने राइट कर दी, लेकिन अब आपने अपनी एनुअल भी लिखनी है कि एनुअल कितनी है वो यहाँ लिखेंगे, और एनुअल खर्चा कितना है वो भी लिखेंगे, और फिर उसका नेट निकाल लेंगे। इफ द मंथली, यहाँ पे आपका नोट है, इफ द मंथली एनुअल डिस्पोजेबल इनकम इज नेगेटिव, काइंडली एक्सप्लेन द रीजन फॉर द गैप एंड द अरेंजमेंट थ्रू विद द डिफरेंशियल गैप इज मेड बाय द फैमिली। अच्छा, अगर आपकी इनकम चली जाती है नेगेटिव, माइनस आ जाता है यहाँ पे फर्ज करें, तो वो आपसे पूछेंगे रीज़न क्या है इस गैप की, तो आपने नीचे इस बॉक्स में अपनी रीज़न लिखनी है। कैसे लिखनी है आपने लिखना है, वो ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपकी तो खर्चा ही बहुत ज़्यादा है तो आप कैसे मीट कर रहे हैं, अगर कम में तो कैसे मीट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है जी हमें फ़लाँ बंदा सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ आपने डेट लिया हुआ है तो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने वो यहाँ पे इस बॉक्स में मेंशन करना है कि मुझे मामू हैं, चाचू हैं, या कोई नेबर हैं, या कोई रिलेटिव है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं अपनी ये खर्चात उठा रहा हूँ, घर के वो खर्चात उठा रहे हैं, तो हमें वो उनको पैसे रिटर्न करने हैं जब हम अपने पैरों पे स्टैंड हो जाएंगे। तो वो स्टेटमेंट आपने यहाँ पे इंग्लिश उर्दू जो आपने इंग्लिश में, आई विल सजेस्ट यू टू राइट इन इंग्लिश, तो वो आपने यहाँ पे राइट कर देनी है। उसके बाद मार्केट वैल्यू लिखनी है आपने, और आपकी कोई ट्रांसपोर्ट है लाइक गाड़ी, मोटर बाइक और वट एवर, रिक्शा, साइकिल, जो भी आपकी ट्रांसपोर्ट, साइकिल तो आई डोंट थिंक सो कि साइकिल आएगी, बट नहीं आएगी आई थिंक। तो आपने यहाँ पे येस और नो पे कर देना है, अगर आपके पास बाइक भी है तो ठीक है, यहाँ पे येस कर देना है। इफ़ येस काइंडली फिल द रेलिवेंट, तो कार, मोटरसाइकिल, अदर वट एवर, यहाँ पे मॉडल लिख देना है। यहाँ पे आपने उसकी इंजन कैपेसिटी लिखनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, और ओनरशिप पीरियड भी लिखना है, ठीक है। तो अदर इंक्लूड ट्रैक्टर, रिक्शा, बाइसिकल, ओके। अदर में आपके पास जी आ जाता है, ये देखें आपके पास बाइसाइकिल भी आ गया, आपके पास कैरेज पिक भी है, रिक्शा भी है, ठीक है। तो अदर में रिक्शा भी, वो भी आ जाएगा, लिखेंगे भैया आप, ओके। देन आ जाता है हमारे पास नंबर्स ऑफ कैटल्स, कितनी कैटल्स हैं आपके पास वो लिखेंगे, और एरिया एंड लोकेशन ऑफ लैंड, प्लॉट, आपका लैंड और प्लॉट आपका कितना है, लैंड कितनी है, प्लॉट कितने हैं वो लिखेंगे आपने। उसके बाद रेजिडेंशियल, उसका साइज, लोकेशंस, और एग्रीकल्चर यील्ड पर एकड़, और कल्टीवेबल एरिया,
ये सारा राइट करना है, कितने पे आप उसको यील्ड कर रहे हैं अपनी ज़राअत काश को, कितना यूज़ कर रहे हैं कितना नहीं, ये सारा लोकेशन एड्रेस आपने यहाँ पे डालनी है। उसके बाद आपने उसकी वर्थ डालनी है, करंट मार्केट वैल्यू, वो पाकिस्तानी रुपीज़ में आपने उसकी वैल्यू डालनी है। उसके बाद आपकी जो ज़मीनें और वो जो भी आपका एकड़ वगैरह आपके पास हैं ज़मीन के, और उसके बाद आपने हाउस का एसेट का टाइटल लिखना है, हाउस, फादर, मदर, स्पाउस, सेल्फ, गार्डन, टोटल वो कितने हैं, अगर उसके नंबर ऑफ वो लिख देंगे, बिजनेस है, कोई लैंड है, बैंक बैलेंस है, कोई प्राइस बॉन्ड है आपके पास, स्टॉक है, कोई इस तरह की कैटल मवेशी हैं आपके पास, कोई माल मवेशी जो भी है वो लिखेंगे। लोन अगर टेकन फॉर एप्लीकेंट एजुकेशन, फैमिली, फ्रेंड लोन, स्पेसिफाइड डिटेल्स ऑफ लोन, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वो आप उसको नीचे स्पेसिफाई करेंगे कौन सा लिया है। उसके अलावा कोई और फाइनेंसिंग अदर देन लोन, कोई और ज़राए आप इस्तेमाल कर रहे हैं पैसों का, वो लिखेंगे। और आपने फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन है वो कैसे पे किया था जी। ये स्कॉलरशिप लेने के लिए मैं आपको बताती चलूँ, आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी आपकी पे हुई होनी चाहिए। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो आप लोगों को जब स्कॉलरशिप देंगे तो आपके पहले सेमेस्टर की फ़ी रिटर्न कर देंगे आपको। देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है इसका, आपकी जो दी हुई फ़ी है वो भी आपको वापस मिल जाएगी अगर आप इसके लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो प्लीज़ अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, प्लीज़ फिल द फॉर्मेट करेक्टली एंड अकॉर्डिंगली विदाउट एनी फेक इन्फॉर्मेशन। तो आपकी पहली फ़ी आपने लिखना है जी, मैंने किसी से उधार पकड़े थे या जैसे भी आपने किसी ने सपोर्ट किया था, वट एवर यू वांट टू से एंड हाउ फ्रॉम विच एवर सोर्स यू मैनेज योर फर्स्ट फी। तो एप्लीकेंट एजुकेशनल रेकॉर्ड यहाँ पे लिखना है, आपने मास्टर्स किया है, बैचलर किया है, इंटर किया है, आपने मैट्रिक किया है, वो सारा जीपीए, उसकी डिवीजन, सीजीपीए, किस महीने किस साल तक किया, पर मंथ की फ़ी क्या थी, आपके स्कूल का नाम क्या था, इंस्टीट्यूट का नाम क्या था वो लिखेंगे, पर मंथ आपके ट्यूशन चार्जेस क्या थे वो लिखेंगे, और आपने अब तक कोई और स्कॉलरशिप लिया है तो यस कर दे, नहीं लिया तो नो कर देना है आपने। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट लिखना है, स्कॉलरशिप का नेम लिखना है, स्कॉलरशिप अमाउंट लिखनी है, पीरियड लिखना है, और जब वो जिस लेवल क्लास में आपको स्कॉलरशिप ग्रांट किया गया था वो लिखना है, ठीक है। और एक्सप्लेन योर सूटेबिलिटी फॉर दिस स्कॉलरशिप, वो फिर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने देना है, या तो यहाँ पे लिख दें या फिर अटैच कर दें एक सेपरेट शीट साथ कि आप भाई इस स्कॉलरशिप का पर्पस क्या है, आप क्यों इस स्कॉलरशिप के लिए सूटेबल है, वो आपको ही ये स्कॉलरशिप क्यों दें, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होती है। तो ये आपने यहाँ पर ये भी राइट करना है। दैट वी हैव अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग क्या होती है, इसमें एप्लीकेंट कहता है जी जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने सही दी है बिल्कुल अपने नॉलेज के मुताबिक, अगर ये गलत साबित होती है तो आप मेरी एप्लीकेशन को कैंसिल कर दें, और अगर कुछ भी फर्दर असिस्टेंट मतलब कुछ भी आपको इसमें नज़र आता है तो आप फर्दर असिस्टेंट को रोक दें, ठीक है। और वो मैं आपको पेनल्टी और ये सारा कुछ स्टूडेंट आपको रिटर्न करने का वो है हकदार, वो आपको सारी पेमेंट जो उसने आपसे ली है वो आपको विद पेनल्टी एचईसी को वो वापस करेगा। और एचईसी रिजर्व द राइट टू यूज इन्फॉर्मेशन गिवन इन दिस फॉर्म फॉर वेरिफिकेशन एंड अदर पर्पजेज। जो एचईसी है वो इस जो भी आप इन्फॉर्मेशन अपने एकड़ ज़मीनें और अपनी सारी चीज़ों की बता रहे हैं, घर बार की जो भी उन्होंने पूछा है उसको वेरिफिकेशन और अदर पर्पजेस के लिए यूज़ कर सकता है। तो नीचे आपके पेरेंट्स और गार्डियन साइन करेंगे, आप साइन करेंगे, सो ये अंडरटेकिंग कंप्लीट होगी। उसके बाद फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली बॉक्स है, यहाँ पे आपने अपने एप्लीकेंट के डॉक्यूमेंट्स को एक ऑर्डर में आपने लगाया है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नो करेंगे, वट एवर आपने अगर लगाया है ठीक से तो यस करेंगे, ओबियसली यस ही करना है। अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो नो का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। उसके बाद ये ऑफिशियल आपका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट वो यहाँ पे साइन स्टैम्प करेंगे, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो ये वो यहाँ पर सारे अगर तो आपके ऑर्डर में हुए तो वो आपको करेंगे। नॉर्मली होता ये है कि डिपार्टमेंट आपको खुद बुलाकर आपको बार बार कहता है कि ये आपके नहीं ठीक, इसे ठीक करें। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले ही एक ऑर्डर में इसको सेट करें और फिर डिपार्टमेंट को दें, और देन इस पर डिपार्टमेंट का हेड जो चेयरपर्सन या हेड ऑफ डिपार्टमेंट HOD है वो साइन करके इसको भेजेगा। अब बात कर लेते हैं जी कि ये स्कॉलरशिप किन किन के लिए है। तो ये स्कॉलरशिप जिन लोगों ने 2021 में एडमिशन लिया है उनके लिए,
और इसके लिए ज़रूरी शर्त ये है कि आपने अपने पहले सेमेस्टर की फ़ी पे की हुई हो, और अगर आप इस स्कॉलरशिप में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ये आपकी फ़ी भी वापस मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें लिमिटेड स्कॉलरशिप हैं अवेलेबल, सो ट्राई टू बी द फर्स्ट टू अप्लाई एंड टू अवेल दिस स्कॉलरशिप। उसके बाद इसका प्रोसीजर सारा आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, और ये आपने जो फॉर्म फिल करेंगे ये आपने कोरियर के थ्रू अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू सेंड करना है। और अगर कोई भी इनकम्प्लीट फॉर्म हुआ और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ ना हुए तो ये योर फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आफ्टर देन दैट शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं सो देन आपको फर्दर प्रोसीजर आपके साथ किया जाएगा स्कॉलरशिप का। और ये क्रॉस चेकिंग होगी आपके डेटा की, जो भी आप डेटा प्रोवाइड करेंगे। अगर आपका डेटा रॉन्ग हुआ तो आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई 2021, और जो स्टूडेंट इसके लिए सिलेक्ट नहीं होंगे दे हैव टू बी देयर फी एट देयर ओन, उनकी फ़ी HEC पे नहीं करेगा, और क्योंकि वो सिलेक्ट ही नहीं हुए होंगे। तो होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो यू पीपल कैन आस्क in the comment section. I will try to respond to you people. So till the next video, अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप नहीं अप्लाई कर सकते तो किसी और को शेयर करें जिसने अभी न्यूली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, ताकि अल्लाह ताला शायद उनके लिए कोई ना कोई सबब बन जाए आपकी ज़ात। सो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा जितने भी लोग हैं उन तक, ताकि ये पहुंच सके और वो इस स्कॉलरशिप से फ़ायदा हासिल कर सके। और अल्लाह ताला ये आपके लिए भी एक जज़ाए खैर है। आप किसी के लिए अगर अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है, और अगर आप कहते हैं नहीं बस मैं नहीं अप्लाई कर सकता तो अगला भी क्यों करे, तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा नहीं करता, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर द वीडियोज़ एज मच एज यू पीपल कैन। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।